हेलो फ्रेंड, अगर आप बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह बुक किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें कि 2010 से लेकर 2024 तक में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उन सभी का यह क्वेश्चन बैंक है। और दोस्तों इसमें टोटल 33 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक किए हैं। आइए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल है, वास्को डी गामा यात्री था, आपको बताना है वास्को डी गामा यह किस देश का यात्री था। तो दोस्तों यह पुर्तगाल का यात्री था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और देखिए वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में, यह 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह से भारत आया था। और यह दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था। दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 में। इसका वर्णन अनुच्छेद 21 के ए में है, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल है, नगर निगम के अध्यक्ष है, आपको बताना है नगर निगम के अध्यक्ष यह क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं महापौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों महापौर का जो है कार्यकाल यह 5 वर्ष का होता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र यह बना था 1971 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यह मनाता है 16 दिसंबर को, आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि यह हुआ था 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था और इसमें धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल है, सांप्रदायिकता का अर्थ है, आपको बताना है सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन यह सांप्रदायिकता कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार महिला में साक्षरता प्रतिशत यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 65%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों अगर एक्यूरेट मान की बात किया जाए तो यह होगा 65.42%। यह होगा 65.42%। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष होगा 82.14% पुरुष होगा। अगर ओवरऑल भारत के साक्षरता दर की बात की जाए यह होगा 74.04%। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यह थे A.O. ह्यूम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय
कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई यह होगा ग्राम पंचायत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों, ग्राम पंचायत का वर्णन यह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में। इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए, पहला है इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है, यह सही है। उसके बाद दूसरा है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। देखिए, यही यहाँ पर गलत दिया गया है और आपको इसमें गलत चुनना था, क्योंकि दोस्तों अस्थायी सदस्यों का चयन यह 2 वर्ष के लिए होता है। और दोस्तों, भारत जो है अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन चुके हैं। 8 बार, आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, यह सही है। उसके बाद है यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, यह भी सही है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना। आपको बताना है भारत के स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना। तो यह बना था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यह था लॉर्ड केनिन। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय यह था लॉर्ड केनिन और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यह था चक्रवर्ती गोपालाचारी। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बेनजीर भुट्टो यह नहीं जुड़ा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और गुट निरपेक्ष का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1961 में हुआ था। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, जो मानसिक रूप से विकृत है वह भारत में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और मतदाता दिवस यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा माफ करने का अधिकार यह है राष्ट्रपति के पास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था। तो यह पारित किया था ऑप्शन नंबर 1 1765 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 17 है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट यह पारित हुआ था 1919 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह होगा 1919 में। और दोस्तों, 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1918 में क्या हुआ था? 1918 में मिल आंदोलन हुआ था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 18 है, राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? यह हुआ था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। आपको बताना है भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यह थे
ऑप्शन नंबर 2 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया? तो अंग्रेजी सरकारों द्वारा 1881 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा दिया गया। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, मध्यकालीन समय डैश से डैशवीं शताब्दी तक कहा जाता है। आपको बताना है मध्यकालीन समय कब से कब तक है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 8 से लेकर 16वीं शताब्दी तक को मध्यकालीन समय कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो सन 1857 की क्रांति का शुरुआत यह हुआ था मेरठ से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों यह कब हुआ था? यह हुआ था 10 मई को। यह 10 मई 1857 को हुआ था, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 23 है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी यह थी राजगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। तो यह था कुत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों नियोलिथिक युग का समय अवधि यह है 3500 से, यह है 3500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 25 है, मुगल काल का पतन शुरू हुआ। तो दोस्तों मुगल काल का पतन यह शुरू हुआ था आधुनिक काल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए मुगल काल का पतन तब हुआ जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? यह हुआ था 1707 ईस्वी में। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नियोलिथिक काल का अर्थ होता है नवपाषाण काल। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का शुरुआत यह हुआ था 1973 ईस्वी से। आप यह भी याद रखिएगा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बांध जो है यह प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, यह कृत्रिम घटक है, इसे मानव द्वारा बनाया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पारिस्थितिकी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 30 है, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण यह होता है नदी द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा नदी द्वारा। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यह है कुंचिकल जलप्रपात, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को अभिकेंद्र कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता का पता रिएक्टर स्केल से लगाया जाता है और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 32 है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह होगा क्रेटर। उसके बाद सवाल नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पुनर्नवीकृत संसाधन नहीं है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 2, लौह अयस्कीय संसाधन नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 34 है, भारत में पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है
वह है। आपको बताना है इनमें से पश्चिमी तट का कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। यह होगा गुजरात का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1663 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य यह होगा आंध्र प्रदेश। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से जैविक संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है। तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वन। वन जो है यह जैविक संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद सवाल नंबर 36 है शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 37 है जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षक में है वह है। तो आपको बताना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में इनमें से कौन सा जानवर है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 2 हाथी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है। यह है केरल राज्य में। उसके बाद सवाल नंबर 38 है भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप से संबंधित अध्ययन यह सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 39 है निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। आपको बताना है इनमें से क्या नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है। यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डेल्टा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है धातु प्लस अंश और 9 प्लस 1 की सही संधियां है। आपको बताना है इन दोनों का सही संधि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धातु जोड़ अंश यह होगा धात्रिंश और 9 जोड़ 1 यह होगा नायक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 41 है अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है। आपको बताना है अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यह होगा अंशु है माला जिसकी यह है सूर्य। और दोस्तों यह जो है बहुब्री समास है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे वह बहुब्री समास कहलाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है अंशु है माला जिसके, लेकिन यह जो है यह है सूर्य। मतलब सूर्य को कहा जाता है अंशु है माला जिसकी यह सूर्य को कहा जाता है। इसीलिए यह होगा बहुब्री समास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 42 है नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह होगा ऑप्शन नंबर 2 निबंध निषेध निर्धन निस्तेज। यह होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वह होता है जो कि शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 43 है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। आपको बताना है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाइयों और बहनों। यह जो है संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। देखिए जिसमें किसी को बुलाने अथवा संकेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है यह लड़की बहुत सुंदर है वाक्य में लड़की शब्द क्या है। आपको बताना है इस वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो दोस्तों यह होगा पद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 45 है आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यह होगा आ बैल मुझे मार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों इसका मतलब होता है जानबूझकर मुसीबत खड़ी करनी। उसके बाद सवाल नंबर 46 है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। आपको बताना है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय इनमें से कौन सा होगा। यह होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु आइन। देखिए गुरु का प्रत्यय यह होगा आइन इसलिए यह बनेगा
गुरुआइन। उसके बाद सवाल नंबर 47 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय देश में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यह स्थित है जेनेवा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में कुल 164 देश शामिल है, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 48 है, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, वह है। देखिए दोस्तों, यह पुराना करंट अफेयर है, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 49 है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला यह थी कल्पना चावला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों, कल्पना चावला का मृत्यु 2003 में अंतरिक्ष से लौटते वक्त हो गया था। इसका मृत्यु 2003 में हुआ था और यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। उसके बाद सवाल नंबर 50 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह साहित्य क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और पहला सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति यह थे हरिवंश राय बच्चन, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 51 है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डांस पदक जीते गए। आपको बताना है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए थे। देखिए, इसमें 6 पदक जीता गया था 2012 में। लेकिन दोस्तों, 2024 में जो ओलंपिक हुआ था, यह हुआ था पेरिस ओलंपिक। यह हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीता है, आप यह भी याद रखिएगा। 6 पदक में 5 कांस्य पदक है और एक जो है यह रजत पदक है, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 52 है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो रहमतुल्लाह कप यह जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 53 है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? तो मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था 1969 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, चंद्रमा पर जो यान गया था उसका नाम था अपोलो 11। चंद्रमा पर जो यान गया था उसका नाम अपोलो 11 था, आप यह याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हम आपके लिए वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ता है, लेकिन आप हमारी मेहनत के लिए हमारी वीडियो को लाइक तक नहीं करते हो। कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद दोस्तों, इंग्लिश का सवाल है, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर पुलर, इट्स आइडेंटिफाई इट। देखिए दोस्तों, एक तरफ सिंगुलर दिया गया है और एक तरफ पुलर दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। एक वचन का बहुवचन इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, यह गलत दिया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 55 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में है, मोहन इज द टेलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। उसके बाद सवाल नंबर 56 है, विच ऑफ दिस इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा ब्लॉन्ड। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 57। सवाल है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको इसमें खाली जगह पे बताना है क्या भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें भरा जाएगा वाज रीनिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 58 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर 3, यह है, इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। उसके बाद सवाल नंबर 59 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला। द
ब्लैंक इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर। तो दोस्तों इसमें लॉटर भरा जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 60 है, वन ऑफ दिस इज नोट सिंगुलर आइडेंटिफाई। तो दोस्तों इनमें कौन सा एक वचन नहीं है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डाटा जो है यह एक वचन नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 61 है, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, आपको बताना है उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है। तो दोस्तों इसके आंख में शलाका कोशिकाएं पाई जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला सवाल है, गाय का दूध, आपको बताना है गाय का दूध यह कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह कम वसा युक्त होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों गाय के दूध में 61.86% इसमें जल पाया जाता है। उसके बाद 4.14% इसमें वसा पाया जाता है और 3.58% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, आप यह ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 63 है, अंडा देने वाला स्तनधारी है, आपको बताना है इनमें से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है। यह होगा एकिडना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा एकिडना। उसके बाद सवाल नंबर 64 है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। आपको बताना है द्वितीय महायुद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा हिरोशिमा। देखिए दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा, और उस बम का क्या नाम था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था और उसका नाम था फेट मैन, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 65। सवाल है, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनियमिकरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट अनियमिकरण नहीं है। यह होगा कागज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 66 है, शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक यह होगा जल पक्षी में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा जल पक्षी में। और दोस्तों जल पक्षी जैसे कि बत्तख, हंस, सारस यह सभी है जल पक्षी। उसके बाद अगला सवाल है, फफूंदी है, आपको बताना है फफूंदी क्या है। दोस्तों फफूंदी यह परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों है यह, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 68 है, एडिटिव भोजन में होता है। तो एडिटिव भोजन इसमें होता है रोगनाशक एवं खनिज दोनों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला सवाल है, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए। आपको बताना है किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। तो दोस्तों यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, खनिज पदार्थ के लिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 70 है, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। तो एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह यह होगा ऋणात्मक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 71 है, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। देखिए दोस्तों विभवांतर बराबर सूत्र होता है आई आर, भी बराबर आई आर। तो आई का मान आपको दिया गया है और आर का भी मान दिया गया है, तो यह हो जाएगा 2.2 गुना 100। देखिए दोस्तों दशमलव उड़ेगा तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 220 वोल्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा 220 वोल्ट। उसके बाद अगला सवाल है,
वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होता है। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति यह लाक्षणिक होता है एपीफाइट्स में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला सवाल है, जी का मौन होता है, आपको इसमें बड़ी जी का मौन बताना है। तो दोस्तों इसका मौन होगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप में गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। देखिए दोस्तों एक वस्तु जो है ऊंचाई से गिर रहा है, आपको बताना है किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर न्यूनतम होगा, मतलब सबसे कम होगा। ऊपर में सबसे कम होगा और यहाँ पर जो है सबसे अधिक होगा, नीचे जो है सबसे अधिक होगा। यह जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा इसका गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। और अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अधिक होगा और नीचे जो है स्थितिज ऊर्जा कम होगा। गतिज ऊर्जा का उल्टा होगा स्थितिज ऊर्जा, आप यह ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा ए में। उसके बाद सवाल नंबर 75 है, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। आपको बताना है एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है तो उसके आंख में कहाँ पर समस्या है। तो दोस्तों इसे आंख के कोन्स में समस्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 76 है, रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है। आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कितना बल लग रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह होगा 0 न्यूटन। उसके बाद अगला सवाल है, दो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प संभव है। देखिए पहला है दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, यह तो सही है, यह सही है। उसके बाद देखिए दूसरा है दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर समान होगा, यह गलत है। 5 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 ओम वाले प्रतिरोध से 2 गुना होगा, देखिए यह भी गलत दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में है 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से 2 गुना होगा, यह सही है। इसलिए इसमें 1 और 4 सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो यह दिखाई देता है बृहद सप्तऋषि तारामंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों वर्तमान में कुल कितने तारामंडल है, तो 88 तारामंडल है, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 79 है, किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें सहायता लिया जाता है आवृत्ति वर्क का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 80 है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। तो दोस्तों उच्चतम बिंदु पर वेग का मान यह 0 हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 81 है, 10 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्ष स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक, दोस्तों आपको बताना है संयुक्त लेंस यह किस भांति कार्य करेगा। दोस्तों यह उत्तल लेंस का काम करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 82 है, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय अवश्य होगा। देखिए यहाँ पर सवाल कह रहा है एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। आपको बताना है क्या यह दिया गया
सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या है 2 और अपरिमेय संख्या होता है √3, √5, रूट वाला जितना भी होगा सभी होगा अपरिमेय संख्या। अगर इसे हम गुणा करेंगे √3 से तो यह हो जाएगा 2√3। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से गुणा करने के बाद गुणनफल यह अपरिमेय ही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 83 है, दिए गए गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए, एक गोले का क्षेत्रफल दिया गया है, आपको इसका आयतन बताना है। तो दोस्तों, इसमें गोला का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यह होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप देखिए क्षेत्रफल बराबर हुआ 4 पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल आपको दिया गया है 1386। तो दोस्तों, इससे आपका आर का मान निकल कर आएगा। आर का मान होगा 21/2, आर का मान 21/2 आएगा। अब आपको इसका आयतन निकालना होगा। तो गोले का आयतन बराबर सूत्र यह होता है 4/3 पाई आर क्यू, यह होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें आप आर का मान बैठाकर इसका आयतन निकाल लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर रूट 25 है और 49 है, तो इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं। यह होगा 5, 25 का हो जाएगा 5 और यह होगा 49 का होगा 7, 49 का हो जाएगा 7। देखिए दोस्तों, यह जो है यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा अंदर रूट 25/49। उसके बाद सवाल नंबर 85 है, समीकरण 5 पे पावर x प्लस 1 प्लस 5 पे पावर 2 माइनस x बराबर 126 के मूल है। आपको इसमें इसका मूल बताना है, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए दोस्तों, इसे आप सोल्व कैसे करिएगा? देखिए, 5 पे पावर x गुना 5 पे पावर 1, इसे आप कर सकते हैं क्योंकि गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 5 पे पावर x हो जाएगा गुना 5 पे पावर 1 होगा प्लस, इसे करिएगा 5 पे पावर 2 बटे 5 पे पावर x। इसे जब भाग के रूप में करिएगा तो पावर जो है माइनस में हो जाएगा और बराबर कर दीजिएगा 126 और इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 86 है, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज कैसा होगा? दोस्तों, चतुर्भुज वर्ग बन जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, सवाल कह रहा था यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज जो है यह वर्ग होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 87 लोग से है। दोस्तों, लोग का सवाल आप जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि लोग का सवाल आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 88 है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो इन m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों, इसका औसत हो जाएगा m इंटू n। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल है, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। समय का अंतराल ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, इसमें आपको समय पता करना है, क्या है? तो दोस्तों, दर दिया गया है आपसे 7%, तो यह होगा 7/100। देखिए, 7/100 जैसे करिएगा तो नीचे वाला हो जाएगा मूलधन और ऊपर वाला हो जाएगा ब्याज। तो मूलधन में जब आप ब्याज जोड़िएगा तो यह होगा मिश्र धन, तो यह हो जाएगा 107/100, यह होगा 107/100। और दोस्तों, आपका मूलधन दिया गया था 30,000 और ब्याज अगर 30,000 में जोड़ दीजिएगा यह हो जाएगा आपका मिश्र धन। जब मूलधन में ब्याज जोड़िएगा तो यह होगा मिश्र धन। तो दोस्तों, 107 बराबर हो जाएगा, इसे जब जोड़िएगा और 100 बराबर हो जाएगा
आपका जो दिया गया है 30,000। तो पहले यह एक बार कटेगा, कटने के बाद आप देखिएगा 100 का स्क्वायर होगा तो 2 साल होगा, 100 का क्यूब होगा तो 3 साल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यह होगा 2 वर्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 90 है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC एवं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो कोण C बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इससे पहले आपको फिगर में बना लेना है, तब अच्छा से समझ आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह होगा 90 डिग्री। उसके बाद सवाल नंबर 91 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप यह होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है, इस कारण से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 92 है, नाभिक ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो नाभिक ऊर्जा गृह में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला सवाल में आपको बताना है, यह जो है कौन सा यौगिक बनाएगा, यह कौन सा यौगिक बनाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह बनाएगा Cr2SO4 होल 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 94 है, प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है। आपको बताना है प्राकृतिक रबर यह किसका बहुलक है। तो यह है आइसोस्प्रिन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 95 है, निम्न में से किस में कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है। आपको बताना है इनमें से किस में कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है। तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है कोलाइड विलयन और उससे बड़ा होता है निलंबन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 96 है, इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान जो 14 दिया गया है उसमें परमाणु क्रमांक को घटाना होता है। तो 14 में जब आप 6 को घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगा। यह होगा 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 97 है, जब तनु HCl का लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। तो जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो इससे गैस निकलती है H2 हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, सूर्य में उपस्थित नाभिक के ईंधन है। आपको बताना है सूर्य में उपस्थित नाभिक के ईंधन यह क्या होगा। दोस्तों यह होगा हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी लकड़ी, गोबर और कोयला यह सभी जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह क्या कहलाता है। दोस्तों वह कहलाता है तत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा तत्व। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा और अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किए होंगे। अगर लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।